सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। पर भाई सबसे पहले जरा ये वीडियो देखो और फिर तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर अच्छे से समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हाँ जी, तो अब ये वीडियो मैंने क्यों दिखाई है? सबसे पहले तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका पता ही है यार। मैं पहले केस स्टडी कराता हूं, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे आता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्विकली सेकंडों में समझ में आ जाएंगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे आपको सेकंडों में चीजें समझ में आ जाएगी, और क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ते तुम्हें पता भी चल जाएगा एग्जाम में क्या आता है। देखो यार, ये मैंने वीडियो आपको किस चीज की दिखाई, सबसे पहले भूल जाओ हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, हम कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं, उसके बाद सब समझ आएगा। ये वीडियो मैंने तुम्हें दिखाई है एसआरसीसी के एनुअल कल्चरल इवेंट की, एसआरसीसी क्रॉसरोड्स की। अब ये होता क्या है, देखो तुम में से सबसे पहली बात, यार कॉमर्स के बच्चों, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना सपना होगा, पर तुम्हें एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज नहीं पता इस कॉलेज की। यहां का जो क्रॉसरोड साल का फेस्टिवल होता है, ये दिल्ली का, इनफैक्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स में से होता है। होता क्या है इसमें, 4 दिन लगातार इंडिया के टॉप आर्टिस्ट को बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए। मैंने सलीम सुलेमान की वीडियो दिखाई, पर कोई भी आर्टिस्ट सोच लो इंडिया का, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, AR रहमान, कोई भी आर्टिस्ट जो रहे हो, ऐसा नहीं होगा जिन्होंने यहां परफॉर्म ना करा हो। अब भाई देखो, बच्चे कहते हैं कि एसआरसीसी में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में मौज मस्ती करने जा रहे हैं। नहीं, तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, पर एक एसआरसीसी का बच्चा है, इंडिया को कोई भी टॉप कॉलेज का बच्चा ना, इसको देखता है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई इतने बड़े फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराने में जिसका बजट साल का एक बारी का 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का भी चला जाता है, उसमें कितनी भयंकर लेवल की मैनेजमेंट लगती है, जो कि 17 to 20 ईयर्स ओल्ड कर रहे होते हैं। तो अब यहां पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगता है और कैसे लगता है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। देखो, हमने पिछले चैप्टर में प्लानिंग पढ़ा। अब मानो क्रॉसरोड्स जो होता है साल का, इसकी प्लानिंग हो जाती है कि भाई ये हमें क्रॉसरोड्स कराना है, इस तारीख में कराना है, ये बजट का हमारा होने वाला है, ये हमें सेलिब्रिटीज बुलानी है, ऐसे करके पूरा वो प्लान कर देते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग कैसे लगती है। अभी यहां पे ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को छोड़ दो, तुम्हें 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसके बाद। ठीक है, हम आ जाते हैं सीधा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पे कि ऑर्गेनाइज होता कैसा है इस लेवल का फेस्टिवल। ठीक, देखो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक, आपका कि भाई अब मानो ये सारी टीम बैठी हुई है क्रॉसरोड्स की ऑर्गेनाइज कराने के लिए। अब वो क्या करेंगे, वो बैठ के देखेंगे यार हमें इतना बड़ा फेस्टिवल कराना है, सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, फंडिंग। अब वो फंडिंग कहां से लाते हैं ये लोग, ये फंडिंग लाते हैं भाई कंपनीज को अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे पास स्पॉन्सरशिप दो, हमें पैसा दो, और हम इतने लाखों लोग जो हमारे इवेंट में आएंगे उनको आपका ब्रांड नेम पुश करेंगे। तो उस हिसाब से वो सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफाई वर्क कि यार एक हमें टीम चाहिए फंडिंग उठाने के लिए। ठीक, और उस टीम में हमें लगभग क्योंकि हमें 50 लाख से 1 करोड़ तक का बजट चाहिए, तो हम इसमें रखेंगे 20 बच्चे जो कि अलग अलग कंपनीज को कॉल करेंगे। ठीक, उसके अलावा एक हमें मार्केटिंग के भी लोग कहीं चाहिए होंगे, लगभग 20 बच्चे मार्केटिंग के मान के चलो। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया को बताना भी तो है कि भाई हमारे कॉलेज में ऐसा फेस्टिवल हो रहा है, आओ आके यहां पे देखो। फिर उसके बाद एक टीम चाहिए होती है, जब 4 दिन एक्चुअल फेस्टिवल होना है, उस फेस्टिवल में भाई 1 लाख बच्चा लगभग आता है 4 दिन के अंदर अंदर एसआरसीसी में, तो वहां पे कितनी तगड़ी सिक्योरिटी चाहिए होगी, वहां पे जितने भी स्टॉल्स लगते हैं उनकी कितनी मैनेजमेंट होती है, स्टेज की मैनेजमेंट होती है, तो एक सिक्योरिटी एंड ग्राउंड टीम चाहिए होती है, लगभग 40 मेंबर्स की मान के चलो। पर ये एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ छोटा सा आपको बना के दे रहा हूं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, आर्टिस्ट मैनेजमेंट के लिए बच्चे लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चे लगते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे क्या हुआ, सबसे पहला अगर उन्हें कोई भी फेस्ट कराना है, क्रॉसरोड्स उन्हें कराना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, और आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या काम है और उस काम को डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस टू प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। ठीक है, तो वर्क को आइडेंटिफाई किया गया, क्या क्या काम होने वाले हैं, और उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया कि हाँ यार ये वाला काम
हमारा सबसे छोटा काम है। इसके अलावा इसको हम और छोटे फॉर्म में नहीं डिवाइड कर सकते। अब जैसे स्पॉन्सरशिप, कॉलिंग का काम है, कॉलिंग का काम एक बंदा करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, ठीक है। काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज में, इतने बड़े फेस्ट को हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई जाके क्रॉस रोड्स कराना, नहीं, सारे काम को छोटी 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 एक्टिविटीज और काम में बांटा गया, मैनेजेबल एक्टिविटीज में। देन दीज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर, सच एक्ट फैसिलिटीज स्पेशलाइजेशन। अब जो एक्टिविटीज एक जैसी होती हैं उन सबको एक साथ ग्रुप कर दिया गया, ठीक। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई यहां मार्केटिंग में हमारे 20 लोग चाहिए, स्पॉन्सरशिप में इतने, सिक्योरिटी में इतने, इनको क्या करा जाता है, इनको डिपार्टमेंटलाइज करा जाता है। ऐसा चीज, मैं खुद क्रॉस रोड्स की, मतलब मैं यूनियन में था एक टाइम पे, तो इसलिए मुझे पता है ये सब क्या होता है। आपकी एक बनती है मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, मार्केटिंग कमेटी। एक बनती है आपकी स्पॉन्सरशिप की कमेटी, एक बनती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ठीक है। इसको मतलब अपने चैप्टर से मत रिलेट करना है, बस नाम ही दिया जाता है उसको, ठीक, जो कि सारा ये ग्राउंड का और ये सब काम देखता है। वैसे तो एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट की भी छोटी सी कमेटी बनती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी बनती है जो कि कॉलेज के एडमिन से डील करती है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तो सोचा जाता है ये सारे काम है, फिर जो सारे काम एक जैसे होते हैं उन सबको एक साथ बांटा जाता है। अब देखो सिक्योरिटी एंड ग्राउंड में हमने देखा कि भाई जो उस दिन फेस्टिवल होना है उस दिन जितने भी लोगों को ग्राउंड पे काम करना उन सबको एक साथ कर दिया, ठीक है। हमने ऐसे करके कमेटी बना दी। बट इसमें और भी कई कई तरीके के काम है, कुछ लोग सिक्योरिटी देखेंगे, कुछ लोग स्टेज बनवाएंगे, कुछ लोग स्टॉल्स बनवाएंगे। बट पॉइंट क्या है, ये सारे काम लगभग एक जैसे है, तो इन सबको एक साथ कर दिया गया, तो इनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, है ना। अब क्या है हमारा आगे, हमने पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइज किया, फिर हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब देखो अभी तक तुम्हें एक चीज समझनी है, सबसे बड़ा कैच यहां पे ना हम छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोकल लेवल पे चलाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे काम आता है हम हाथ के हाथ किसी को पकड़ा देते हैं। हम कुछ नहीं सोचते कि भाई इसकी इसमें अच्छा है, ये उसमें अच्छा है, या फिर ये क्या है क्या नहीं है। हमारे पास कोई काम आया हमारी परचून की दुकान पे, हम करने बैठ गए, ठीक है, किसी को भी बैठा दिया। हम पहले से सोच के नहीं रखते, यहां पे पहले से काम सोचा जा रहा है, अभी तक किसी को अलॉट नहीं करा गया है। ये मानो हायरिंग से भी पहले ये काम हो रहा है, अभी तक तो सोचा भी नहीं है कि ये 20 स्पॉन्सरशिप के हम बच्चे कौन रखेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजिंग वो ग्राउंड कमेटी पे कौन से बच्चे रखेंगे। नहीं, अभी तो सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होगा अगला काम, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी अलग अलग जॉब पोजीशन है उनका हम वर्क प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। स्पॉन्सरशिप में मैंने ऊपर से बोल दिया कि स्पॉन्सरशिप वालों को कंपनी से पैसे उठाने, पर बहुत सारे स्पेसिफिक काम होते हैं, मेल्स करना, डेटाबेस निकालना, कॉल करना, अप्रोच निकालना, एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज। अब क्या है, यहां पे हम मैपिंग का काम करते हैं कि हमने देखा 20 लोग स्पॉन्सरशिप में चाहिए। अब हम कहेंगे कि भाई ये नाम के क्या कहते हैं, मोहित, सुरेश, सुमेश, ऐसे नाम के इन सबको हम कर देंगे। अब ये काम लोग आ जाएंगे, तो ये फाइनल एम्प्लॉइज से मैपिंग वाला काम इस स्टेप में होता है, जो जॉब होती है उसको। वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्या है, जो डिपार्टमेंट हमारे फॉर्म हो गए, जैसे कि स्पॉन्सरशिप, ऑर्गेनाइजिंग मैंने दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। हर डिपार्टमेंट को एक बंदे के चार्ज में डाला जाता है। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। और क्या है, हर इंसान को उस डिपार्टमेंट में काम अलॉट किया जाता है जिसके लिए वो स्किल्ड हो, जिसमें वो अच्छा हो। अब जो बंदा बातचीत करने में अच्छा है उसको ऑब्वियसली कंपनी से बात करने में लगा देंगे, ठीक है। जो बंदा ग्राउंड वर्क में चीजों को देखने में अच्छा है उसको आपका स्टॉल मैनेजमेंट में लगाया जाएगा, ठीक है। फिर एस्टैब्लिश ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। यानी मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, सिर्फ एलोकेट करना वर्क काफी नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड आल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब उसे पता होना चाहिए हर इंडिविजुअल को कि भाई मेरे को किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं और किसको मैं अकाउंटेबल हूं। मतलब मेरे को अगर मानो यहां पे एक बच्चा है जो कि स्टॉल मैनेजमेंट है, जिसका नाम है सुरेश, ठीक है। अब ये सुरेश नाम का जो बच्चा है ना, इसे पता है कि भैया मेरे हेड है मोहित, ठीक। अब उसे पता है कि भाई
अगर मेरे को स्टॉल लगाना है 1 से 10 नंबर के, इनको मेरे को मैनेज करना है, तो मेरे को ये काम सारा का सारा मोहित ही अलॉट करेगा, मुझे और कोई आके अलॉट नहीं करेगा, मुझे और कोई आके कमांड नहीं दे सकता कि भाई ये कर फलान कर, वो नहीं करेगा किसी के कहने पे, वो सिर्फ मोहित के कहने पे चलेगा। और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, किसी स्टॉल में मानो बिजली नहीं आ रही, कोई स्टॉल वाला जो है वो बदतमीजी कर रहा है, तो वो जाके मोहित को बताएगा, वो किसी और को नहीं बताएगा। इससे क्या है, एक क्लियर रिलेशनशिप हो जाता है और हर किसी को पता होता है किसको किससे बात करनी है, और चीजें बहुत आसान और छोटी हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता उनको काम करने में। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, पहले काम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा, फिर इक्वल काम को डिपार्टमेंट में डाला, फिर उसके बाद हमने लोगों को असाइन किया किसको क्या काम करना है, और फिर लास्ट स्टेप में हर किसी को बताया कि भैया तुम्हें किसको रिपोर्ट करना है, किसको तुम्हें जवाबदेही करनी है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। अब आ जाते हैं हम सिंपल सी ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन पे, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा। अब ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देखो, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी देन डिफाइंड एज प्रोसेस विच इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, मतलब ये आपका, अब मेरे ख्याल से तुम्हें छोटा ना दिख रहा हो, ठीक है, ये क्या हो गया, इसने ऑर्गेनाइजिंग हमारा स्टेप ऑफ मैनेजमेंट जो इनिशिएट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। प्लानिंग चैप्टर में हमने प्लान्स तो बना लिए, पर उसको इनिशिएट, उसका पहला स्टेप, प्लान तो सिर्फ सोचना है, पर करने का पहला स्टेप प्लान को, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। बाय क्लैरिफाइंग, कैसे करता है, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स ही हमने पढ़े थे, क्लियरली जॉब्स डिफाइन करना, वर्किंग रिलेशनशिप डिफाइन करना, और रिसोर्सेज लगाना, यानी कि लोगों को लगाना उस काम के लिए जिसको हमारा ओरिजिनल गोल था। ठीक है, अब ये लाइंस थोड़ा बहुत हम छोटी मोटी पढ़ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे आ भी सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, और उनको लिख के आओगे तो तुम्हें नंबर भी मिलेंगे। द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल लेड डाउन इन द प्लानिंग फंक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, वो मेक श्योर करता है जो प्लानिंग प्रोसेस में हमने जो भी सारे गोल्स ले डाउन करे थे, वो ऐसे हो कि भाई हम जितने भी उनको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज एंड पीपल लगा रहे हैं, वो कलेक्टिवली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कलेक्टिवली इफेक्टिवली एक साथ कॉमन पर्पस के टुवर्ड्स काम कर सके। ठीक है, अब क्या है, इट इज अ मींस फॉर ट्रांसलेशन ऑफ प्लान्स इनटू एक्शन। इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन आया कि भाई क्या चीज है जो ट्रांसलेट करता है प्लान को एक्शन में, सबसे पहले करता है ऑर्गेनाइजिंग। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड टू क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी मत टेंशन लो। ठीक है, तो यार आगे पढ़ेंगे अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पर उससे पहले भाई देखो यार, ये तुम देख रहे हो मेरी बिजनेस स्टडीज का प्लेलिस्ट का पार्ट, जो कि मैं आपके सारे चैप्टर्स कवर करूंगा बिल्कुल ऐसे ही इन डेप्थ में जाके एनसीईआरटी से। अगर तुम यहां तक आए हो ना, इसका मतलब ये तुम्हें पसंद तो आ रहा है और तुम्हें समझ आ रहा है, तो भाई इतनी मेहनत से अगर मैंने पढ़ाया ना, तो तुम एक लाइक करने की और एक कमेंट करने की मेहनत कर लो। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक और आपका प्यार। ठीक है, और मेरा सपना है 10,000 बच्चों को पढ़ाना, तो भाई उसके लिए आप लोगों का शेयर करना मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा। तो जाके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो दोस्तों के। ठीक है, तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यार ये तुम्हें नाम से ही नहीं समझ में आ रहा। देखो हमने क्या एज्यूम किया कि भैया कंपनी से पैसे उठाने के लिए हम 20 लोगों को लगाएंगे। अब वो 20 लोग दिन रात महीने महीने यही काम कर रहे हैं, कंपनीज को ईमेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं, तो भाई उनको स्पेशलाइजेशन नहीं हो जाएगी। कोई चीज तुम बार बार करोगे तो तुम स्पेशलाइज नहीं हो जाओगे, और जब तुम स्पेशलाइज हो जाओगे तो तुम उस चीज को और कम टाइम में कर पाओगे। अगर तुमने पहले वो काम 3 घंटे में किया था, तो अब वो 2 घंटे में करोगे, फिर 1 घंटे में करोगे। तो बस यही बात है, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू a systematic allocation of jobs amongst the workforce. ठीक है, this reduces the workload as well as enhances productivity because of specific workers performing आगे यही बात लिखा हुआ है, performing specific workers performing a specific job on regular basis। ठीक है, बस यही सिंपल सी बात बोली हुई है कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है ये सिस्टमैटिकली अलॉट करता है काम को लोगों में। ठीक है, हम लोगों की स्किल्स के अकॉर्डिंग काम देते हैं उनको, और फिर वो बार बार उसी काम को करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं उसमें, है ना। अब आगे क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, द एस्टैब्लिशमेंट, ये भी हमने कहीं ना कहीं अभी समझ लिया। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट हुम। ठीक है, हमने चौथा स्टेप क्या पढ़ा था,
ठीक है, कि हम सॉरी तीसरा स्टेप मैं भूल गया, सॉरी तीसरा था या चौथा था। देखो पढ़ाते पढ़ाते टीचर को भी अच्छे खासे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, हमने चौथा स्टेप क्या पढ़ा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनाना। ठीक, तो यहां पे हम यही बात कर रहे हैं कि हम क्लैरिफाई करते हैं कि किसको किससे को रिपोर्ट करना है, कौन किसके नीचे कौन किसके ऊपर है, किसको किससे इंस्ट्रक्शंस लेनी है और किसको किसको अपडेट देनी है अपने काम की। दिस रिमूव्स एम्बिग्युइटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन है ना उनमें एम्बिग्युइटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं हमेशा क्या बोलता हूं, इंग्लिश सीख के और बिजनेस स्टडी सीखने से पहले एम्बिग्युइटी का मतलब होता है जब चीजें क्लियर ना हो, जब कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हटा देता है इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शन में। मतलब भाई मुझे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे पता है मुझे मोहित से ही लेना है जो भी इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं इधर उधर घूमता नहीं फिरूंगा। मेरे को पता है मेरे को मोहित सर से ही पूछना है कि अरे सर स्टॉल वाला नहीं आया सर, क्या करूं मैं। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है। अब आगे आ जाते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी कहीं ना कहीं हमने अभी कवर किया। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ मटेरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखो हमारा क्या होता है इसमें, हम बिल्कुल रिसोर्सेज को और ह्यूमंस को ऑप्टिमली यूज कर पाते हैं, मतलब उनसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल सकती है ना वो निकाल पाते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रुक जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा, मानो अब जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, भाई उसको पता है हमारे फेस्टिवल में आके लगने हैं 30 स्टॉल्स लगने हैं, तो उसने बिल्कुल खुद असाइन किया जाके कि 1 to 10 तू संभाल, 11 to 20 तू संभाल, 21 to 30 तू संभाल। 3 लोगों को उसने स्टॉल्स पकड़ा दिए। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि सुरेश जाके जिसको 1 to 10 स्टॉल दिए थे वो जाके संभाले 25वां नंबर स्टॉल। ठीक है, तो इससे क्या है, वेस्ट नहीं होंगे एफर्ट्स, सबको पता है किसको कौन सा स्टॉल संभालना है। तो इससे क्या है, ओवरलैपिंग, बेफालतू का खामखा का कंफ्यूजन नहीं होगा। और क्योंकि लोग स्पेशलाइज होते हैं, वो अपनी बेस्ट जो पोटेंशियल है उसको यूज कर पाएंगे। और अगर ऐसा केस ना हो ना, मैंने लिटरली होते हुए देखा कंफ्यूजन फेस्ट में कि भाई 3 4 लोग एक जगह खड़े हुए हैं और बाकी वहां पे जो एक कोने दूसरे कोने के स्टॉल्स है वहां पे कोई खड़ा ही नहीं हुआ, उनकी कोई केयर ही नहीं कर रहा। तो ये बड़ी तगड़ी होती है मिसमैनेजमेंट। एडॉप्शन ऑफ चेंज, एडेप्टेशन टू चेंज। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल है, सबसे पहले तो तुम सब भूल जाओ, ये हमारा क्रॉस रोड्स वाला एग्जांपल, यूएस प्रेसिडेंट वाला। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट आपने देखा है, और यूएस का छोड़ो यार, इंडिया में हर जगह ये होता है। आपने देखा है यूएस में जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को पावर है प्रेसिडेंट को है। मैंने ओबामा का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि भाई जब मैं आया था, प्रेसिडेंट बना था, तो मैंने 6 महीने की मेरी लगभग ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब समझो ऐसे इंडिया में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पहले मनमोहन सिंह थे, है ना। जब वो आए, मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी, अब देखो ऐसा तो नहीं है उनके आने पे पूरा का पूरी सरकार, पूरी की पूरे सारे एम्प्लॉयज चेंज हो गए। ठीक है, जो आईएएस ऑफिसर्स थे वो वहीं के वहीं रहे, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे थ्रू आउट एनी ऑर्गेनाइजेशन वो वहीं के वहीं रहे। ठीक है, बट आप समझो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, इंडिया का हेड चेंज हो गया, पर उसके अलावा उसके बावजूद भी सारे के सारे लोग वहीं के वहीं हैं। ये कैसे होता है? ये ऑर्गेनाइजिंग की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो भी काम होता है, कैसे वो काम करना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या है, जब कोई नया बंदा आता है उसको बस बताना होता है, उसको बस ट्रेनिंग देनी होती है। प्राइम मिनिस्टर की भी ट्रेनिंग होती है, आप किसी भी लाइफ में जॉब करने जाओ वहां ट्रेनिंग होती है, तो उनको बस ट्रेन करना है कि सर आपके पास ये काम है, ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होती हैं, अब आप देखो आपको किस तरीके से डिफरेंटली करना है। ठीक है, पर आपका क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर हो रखी है इन सब चीजों को लेके, तो कुछ भी चेंज हो जाए ना, सब कुछ इजीली हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है, मैंने तो देखो पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले लिया, पर बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का चेंज हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, इकोनॉमिकल चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इजीली चेंज कर पाती है। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सुटेबली मॉडिफाइड एंड रिवाइज इंटर रिलेशनशिप्स अमंग्स द मैनेजरियल लेवल टू पेव टू द चेंज। ठीक है, आपका मैनेजमेंट रिलेशनशिप और सारी चीजें इजीली चेंज हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर कुछ चेंज हो रहा है, कोई इंसान चेंज हो रहा है, तो बस उस स्ट्रक्चर से उसको उठा के किसी और को डाला जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पर
हमारे पता क्या होता है लोकल दुकानों में, एंड मैं इसका विक्टिम रह चुका हूं भाई। मेरे खुद के ये एडु कैप्टन, तुम वो सारी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, हम लोग पता है कि छोटे स्केल पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे जैसे काम आता जाता है वैसे वैसे सबको देते जाते हैं। उससे क्या होता है, अगर कोई बंदा जाता है ना, पता ही नहीं वो क्या क्या काम करता था, सारा काम हिल जाता है। अगर हम डारे लोकल बिजनेसेस में कोई बंदा चला जाए, तो तुम में से जिस लोगों के फैमिली बिजनेसेस रहे हो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस एक्सपीरियंस को। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझो। एडमिनिस्टर करने का मतलब यह है कि मैं देख पा रहा हूं अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कि हाँ भाई कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं किसको जाके पकड़ूं कि भाई उसकी कॉलर पकड़ी कि क्यों नहीं हुआ ये काम, ठीक है। क्रॉस रोड्स के एग्जाम्पल में अगर मानो बच्चे सिक्योरिटी खराब हुई, चोरी चकारी हुई, तो मुझे पता है ग्राउंड हेड कमेटी का ये था, इसको जाके मैं पकड़ूंगा चोरी चकारी कैसे हो गई, ठीक है। या पैसे कम उठे तो मैं जाके स्पॉन्सरशिप हेड को पकड़ूंगा, पैसे कहां गए भाई, कम क्यों आए पैसे, ठीक। तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। हमें पता है कौन क्या काम कर रहा है और उसके रिलेटेड ड्यूटीज क्या है। दिस हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड कंफ्यूजन। ये अभी इन्होंने ना, सही बताऊं, पुरानी वाली लाइनें चिपका रखी हैं। क्लियरली इन क्लैरिफाइंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप अनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयर बाय बिकम इजी एंड दिस ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू इफेक्टिवनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि और मजे की बात मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, एनसीईआरटी में ये लोग बहुत आलसी, आधी बातें तो रिपीट ही करते रहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने, ये दो लाइनें, ये वाली लाइन हमने सब अभी पीछे पढ़ी थी। इस वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज इजी हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है इफेक्टिव, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, अब क्या है, मैं सुनो, तुम इसको भूलो, मैं तुम्हें एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूं इस इंसान का। कौन है ये इंसान, आर्य नाम का एक इंसान। भाई ये आज की डेट में तुम इंडिया के कितने भी टॉप यूट्यूबर्स को जानते हो, उनमें से एक के साथ काम कर रहा है। चाहे टेक बर्नर हो, चाहे शताब गंगवार हो, चाहे इंडिया में मिस्टर बीस्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ट्विटर पे एक ही इंसान को फॉलो करता है, इन्हें, ठीक है। कौन है ये भाई, ये जब मैं एडु कैप्टन में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई आज से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए। जब मैं पढ़ाता तो जैसे आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये इंसान झारखंड से मेरे को मैसेज करता था कि भैया आप अपने वीडियोस में ये इंप्रूवमेंट करो। मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने इनसे बात करनी चालू करी, मैंने व्हाट्सएप पे इससे बात करके सारे इसके इंप्रूवमेंट्स लेने चालू करे। फिर ये जब इंसान दिल्ली आया, ठीक, दिल्ली आके ये मेरे घर आना चालू हुआ, मेरा अच्छा रिलेशन बना, दिल्ली आया, घर आया, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने इससे काम करवाना स्टार्ट किया, इसने खुद काम लेना स्टार्ट किया कि यार आप शूट गलत तरीके से कर रहे हो, मैं शूट करता हूं, मैं शूट करके दिखाता हूं, ठीक है। फिर थंबनेल आप गलत बना रहे हो, मैं आपके थंबनेल डिजाइन करता हूं। नोट्स आप गलत तरीके से कर रहे हो, मैं आपके नोट्स डिजाइन करता हूं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस इंसान ने मेरा काम अपने पास ले लिया और सारे चीजों में बहुत बढ़िया खुद से सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। और आज ये सीख सीख के पहले मेरे चैनल पे, एडु कैप्टन पे, ये इंसान बहुत सीखा। उसके बाद आज की डेट में इंडिया के सारे टॉप यूट्यूबर्स जो सोच सकते हैं ना, उनके साथ काम कर रहा है और ये बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट जिसने चैनल देखना स्टार्ट किया था ये, ठीक है। अब ये यहां पे क्या बात है, देखो होता क्या है, जब मैनेजमेंट एज अ मैनेजर मैंने अपना काम देना चालू करा आर्यन को, वो उस काम को करता रहा, इंप्रूव करता रहा और वो अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच गया, ठीक है। आज की डेट में सबके साथ काम कर रहा है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग मैनेजर, ठीक है। इफेक्टिव डेलीगेशन, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, अभी हम इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को बाद में। मतलब किसी और को काम दे देना, अपने से जो आपके जूनियर्स हैं, जो नीचे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप काम दे देते हो, इसे डेलीगेशन कहते हैं। अलाउज द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूट जॉब टू देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब एज अ मैनेजर मेरे लिए भाई बहुत ईजी हो गया, जब मैंने अपनी रूटीन जॉब, भाई कैमरा सेटअप करना, थंबनेल बनाना, टाइटल लिखना, नोट्स बनाना, ये सारा काम मैंने जब आर्यन को दिया तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। It gives them the time to explore areas for growth and opportunity to innovate, strengthening the company's competitive advantage, ठीक है। अब इससे क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा हो गया, ठीक, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचने लगा, तो मैं भाई एडु कैप्टन में और चीजें एक्सप्लोर करने लग गया। हमने कोर्सेज बनाए, क्यों, क्योंकि मैं फ्री हो गया, मैंने तभी तो कोर्सेज बनाने का मुझे टाइम मिला, जो आज हम तुम लोगों को प्रोवाइड करते हैं सीओईटी, आईबीएमएट और बीबीबीएमएस एंट्रेंसेस के लिए, ठीक है। तो इससे क्या है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव हो गई। पर delegation also develops the subordinate ability to deal effectively with challenges and helps them realize their full potential। पर
क्या होता है डेलीगेशन से? सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इंसान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो चैलेंजेस से डील करना सीख जाते हैं और वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, ये ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करती है एंटरप्राइज की बाय अनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो एक चीज समझो, तुम टाटा को तो जानते ही हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है टाटा, क्या वो एक इंसान जो रतन टाटा है या फिर जिन्होंने जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा की एस्टैब्लिशमेंट करी थी, सारे काम वो संभाले? टाटा के अंडर आई थिंक 200 प्लस कॉन्ग्लोमरेट्स आते, 200 प्लस कंपनीज आती, क्या वो सारी कंपनीज खुद संभाले? नहीं, वो ऑर्गेनाइजिंग का भरोसा लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट्स का भरोसा लेते हैं। वो पहले क्या करेंगे भाई, एक चीज को सेटअप करेंगे। जैसे टाटा का सबसे पहला बिजनेस आएगा, टाटा स्टील था, उन्होंने टाटा स्टील स्टैब्लिश किया, उसको पूरा ऑटोमेशन पे बना दिया, पूरा ऑटोमेटिक मोड पे चला दिया, है ना? टाटा स्टील फिर जब ऑटोमेटिक मोड पे हुआ, ऑर्गेनाइजिंग में अभी हम ये सब कुछ जो पढ़ने वाले उसके थ्रू आगे बढ़ गए, फिर उन्होंने नया बिजनेस खोला, फिर नया बिजनेस खोला, फिर नया बिजनेस खोला। तो वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग ही तो है, ये सब हेल्प करती है। कैसे? सारे कामों को क्लियरली एक्सप्लेन करना। अगर कोई इंसान चला जाए कोई काम छोड़ के, तो उसकी जगह दूसरा बंदा इजीली ला पाना। ठीक है, इससे क्या होता है? एक बिजनेस बनाया, वो ऑटोमेटिक मोड पे गया, फिर हम भाई ये ऑटोमेटिक पे चल रहा है, अब हम नए पे आ गए, फिर हम नए पे आ गए, फिर हम नए पे आ गए। ऐसे ही तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, कोई ओनर सारे बिजनेसेस थोड़ी ना संभालते हैं। तो ये है हमारा फाइनल पॉइंट। बट एक चीज सुन लो,